गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपन बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे थे। तो अपन ने उसकी कुछ डेफिनेशंस, प्रोसेस, कुछ प्रॉपर्टी, सिस्टम की ये सब देखा था। कल अपन ने इसमें आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? किसी भी तंत्र में उपस्थित पदार्थ की अणुओं की स्थानांतरित और उसकी कंपन की और घूर्णन गति से संबंध ऊर्जा तथा नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से संबंध ऊर्जा ही क्या कहलाती है? उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। यानी उसके जो आंतरिक कारक हैं उनसे उन पे निर्भर करती है, वो उसके रासायनिक संगठन, दाब आयतन आदि पर निर्भर करती है, जिसे अपन यू और ई से डिफाइन करते हैं और जिसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, डेल ई बराबर सी वी टी टू माइनस टी वन। दो डिफरेंट ताप पे डेल्टा ई यानी आंतरिक ऊर्जा में स्थिर आयतन पे परिवर्तन ज्ञात किया जाता है इस फॉर्मूले से। इसके बाद में एक और उष्मागतिकीय फलन आता है जिसे अपन किसी भी तंत्र के होने वाले उष्मा परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं। तो वो है एंथैल्पी या अंतर्निहित उष्मा या पूर्ण उष्मा, जिसे अपन हीट कंटेंट या एंथैल्पी भी कहेंगे और इसे अपन डेल्टा एच या एच से डिनोट करेंगे। तो एच क्या होती है? किसी भी तंत्र की स्थिर दाब पर जो ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है? एंथैल्पी या पूर्ण उष्मा कहलाती है। इसे अपन दूसरी तरह से इस रूप में भी डिफाइन करते हैं कि तंत्र की कुल ऊर्जा ही क्या कहलाती है? एंथैल्पी कहलाती है, जो कि उसकी आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो इसे अपन फॉर्मूले के रूप में लिख लेंगे कि H इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा प्लस दाब आयतन ऊर्जा E प्लस PV। अब आंतरिक ऊर्जा की तरह H भी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, एक मात्रात्मक गुण है तथा एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे भी आंतरिक ऊर्जा की तरह H का मान पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है। और ये जो H है इसका अपन वास्तविक मान नहीं निकाल सकते। अपन डेल्टा H यानी किसी भी प्रक्रम के लिए एंथैल्पी में चेंज डेल्टा H को निकाल सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली H को निकाल नहीं सकते हैं। तो जो H है उसके लिए अपन आंतरिक ऊर्जा की तरह एक सूत्र डिराइव करेंगे दो डिफरेंट तापों पे। तो अपन इसमें देखेंगे कि जो स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा है उसके लिए ये फॉर्मूला देखा अपन ने, H इक्वल टू ई प्लस पीवी। इसे अपन ने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब चूंकि जो E है वो प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है, तो अपन इस H को किसी भी परिवर्तन के लिए ज्ञात करेंगे, यानी H की जगह अपन इसमें चेंज या डेल्टा H ज्ञात करेंगे। तो जो डेल्टा H होता है वो अपन इस इक्वेशन में सबके आगे डेल लगा देंगे। तो डेल्टा एच, डेल्टा ई और डेल्टा पीवी। अब चूंकि पी और वी दोनों वेरिएबल है तो एक बार अपन एक को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंस लिखेंगे, और अगली बार दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे और इसके रेस्पेक्ट में। तो इधर तो आ गया डेल्टा एच, इधर आ गया डेल्टा ई, प्लस यहाँ अपन ने पहले पी को कांस्टेंट रखा तो पी इंटू डेल्टा वी, यानी वी में चेंज हो रहा है, पी को कांस्टेंट रखा। यहाँ अपन ने v को कांस्टेंट रखा और p में चेंज लिख रहे हैं, इसे दे दी समीकरण नंबर 2। अब चूंकि अपन कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे हैं, यानी प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, निश्चित है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यदि प्रेशर ही निश्चित है तो डेल्टा पी यानी प्रेशर में चेंज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब इस डेल्टा पी को अपन इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, यानी डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसे दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। अब जो अपना उष्मागतिकी का प्रथम नियम है उससे डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, यानी हीट माइनस वर्क। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे अपन इसी इक्वेशन में कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है उसको दे देंगे क्यूपी, और जो वर्क आएगा वहां दे देंगे अपन पी डेल्टा वी, क्योंकि पी कांस्टेंट है और वी वेरिएबल है। ये जो दोनों क्यू और डब्ल्यू का मान है इसे अपन ने समीकरण नंबर 5 दे दिया, और ये जो 4 नंबर इक्वेशन है इसके अंदर अपन क्यू और डब्ल्यू का वैल्यू पुट करेंगे। तो जो Q की वैल्यू है QP रख दी और W की वैल्यू P डेल्टा V रख दी। इसे दे दिया समीकरण नंबर 6। अब जो अपने समीकरण नंबर 3 थी, 6 से अपन डेल्टा E का मान इस इक्वेशन में रखेंगे। तो डेल्टा E की जगह तो अपन रख देंगे QP माइनस P डेल्टा V, और यहाँ पे P डेल्टा V पहले से भी है तो प्लस P डेल्टा V, एक P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा H इक्वल टू QP बच गया। इससे अपन इसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि स्थिर दाब पर सिस्टम के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। यही अपन ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि स्थिर दाब पर तंत्र की ऊष्मा क्या कहलाती है? उसकी एंथैल्पी कहलाती है।
अब जैसे अपन ने आंतरिक ऊर्जा के लिए देखा था, वैसे ही आंतरिक ऊर्जा थी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन थी, लेकिन जो एंथैल्पी है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती है। तो अपन ने इसको लिख लिया H इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब चूंकि एच है वो एक स्टेट फंक्शन है, इसका अपन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यानी डी एच लिख सकते हैं। तो जब भी कोई भी फंक्शन है दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तो अपन उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन को अपन डेल की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ एच से तो आ गया डी एच। अब पहले एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो फर्स्ट में अपन ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में किया है, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, और इसके आगे लिख दिया डी टी, क्योंकि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये इसका स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलज है। इसी तरह प्लस अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और प्रेशर के रेस्पेक्ट में किया है, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी पी। इसे अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 8। ये ताप के रेस्पेक्ट में है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में है, प्रेशर के रेस्पेक्ट में है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों ही पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो अब अपन यहाँ कंडीशन लगाएंगे कांस्टेंट प्रेशर की। कांस्टेंट प्रेशर है यानी डीपी इक्वल टू जीरो हो गया, इस डीपी को यहाँ जीरो करेंगे तो अपने पास आ जाएगा डी एच इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी। यहाँ पे अब जो अपने पास ऊपर इक्वेशन थी, इसमें अपन चेंज को अपन डी के रूप में भी लिख देंगे यहाँ डिफरेंशिएशन, तो डी एच इक्वल टू डी क्यू पी, ये डी एच इक्वल टू डी क्यू पी। अब ये जो डी क्यू पी है इसको अपन समीकरण यहाँ लिखेंगे तो अपनी अगली इक्वेशन हो जाएगी डी क्यू पी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी, जिसे आगे अपन तो इससे अपन ने आगे इक्वेशन नंबर 10 दे देंगे। इसे रीअरेंज करेंगे, डी क्यू पी के नीचे डी टी से डी टी को इधर ले आएंगे तो डी क्यू पी बटे डी टी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे नंबर दे दिया 10। इसी तरह की इक्वेशन अपने पास आंतरिक ऊर्जा के केस में आई थी, सिर्फ यहाँ QP की जगह QV था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो इससे अपन ये जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है ये क्या हो गया, उसी तरह स्थिर दाब पर तंत्र का dt ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा QP क्या कहलाती है, उसकी स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता कहलाती है। तो ये जो टर्म है इसकी जगह अपन ऊष्मा धारिता की वैल्यू रख देंगे यानी Cp रख देंगे। तो ये जो है स्थिर ताप पर तंत्र का dt ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही उसकी ऊष्मा धारिता कहलाती है। स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता Cp इक्वल टू QP अपॉन dt। तो यहाँ अपन ने Cp रख दिया समीकरण 10 में, तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई। इसे अपन समीकरण को वापस से रीअरेंज कर देंगे यानी डेल एच। अब ये जो सीप की वैल्यू है ये अपनी पीछे 9 नंबर इक्वेशन थी, जहां पे ये वाली इक्वेशन थी सिर्फ यहाँ पे उसके अंदर डेल्टा डी एच था, तो उस डी एच वाली इक्वेशन में अपन यहाँ पे ये सीपी की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ तो डी एच था तो अपन ने लिख दिया डी एच, ये जो वैल्यू है इसको अपन ने दे दिया सीपी, तो ये आ गया सीपी इंटू ये वाला डी टी, ऐसे की ऐसे एज इट इज आ गया। तो डी एच इक्वल टू सीपी इंटू डी टी, ये अपना एक फॉर्मूला बन गया। इससे अब अपन डिफरेंट टेम्परेचर पर यानी T1 और T2 पर एंथैल्पी में चेंज ज्ञात करेंगे। तो इस इक्वेशन को अपन को इंटीग्रेशन करना है दो डिफरेंट वैल्यूज पे। H1 उसकी वन स्टेट हो गई, H2 उसकी दूसरी स्टेट हो गई, जो T1 ताप पे है एक और एक T2 ताप पे है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा H2 माइनस H1, इधर आ गया Cp T2 माइनस T1, ये H2 माइनस H1 डेल्टा H के रूप में आ गया जो एक एंथैल्पी चेंज को बता रहा है, इंटू T2 माइनस T1। इस समीकरण के द्वारा अपन स्थिर दाब पर संपन्न होने वाले प्रक्रम में एंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अपने डेल्टा E इक्वल टू CV T2 माइनस T1 था, यहाँ डेल्टा H इक्वल टू CP T2 माइनस T1 आ गया। अब जो एंथैल्पी है वो अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे यदि वाष्पीकरण हो रहा है, वेपराइजेशन है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, किसी भी द्रव की वाष्प अवस्था, जब कोई भी द्रव है वो वाष्प में चेंज होता है तो उस प्रोसेस के दौरान जो हीट में चेंज होगा वही क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो किसी द्रव के वाष्प में बदलने पर पारिपार्श्विक से कुछ ऊष्मा ग्रहण होती है जिससे तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती है। साथ ही यदि वाष्प संघनित हो तो ऊष्मा प्रदान करता है। इसी का उल्टा
जो वेपराइजेशन है उसका अपोजिट प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। यानी यदि लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है तो अपन बोलेंगे वेपराइजेशन, लेकिन यदि वेपर कंडेंस्ड होकर लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसे अपन बोलेंगे कंडेंसेशन। तो जो कंडेंसेशन और वेपराइजेशन है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वेपराइजेशन के अंदर हीट ग्रहण की जाती है जबकि वेपराइजेशन में हीट रिलीज होती है, जिसे अपन इन दोनों के साइन में डिफरेंस के द्वारा, जिससे तंत्र की एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि तंत्र ऊष्मा ग्रहण कर रहा है तब तो उसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी, और यदि तंत्र ऊष्मा को रिलीज कर रहा है तो उसकी एंथैल्पी या तंत्र की एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो अपन इसे सिर्फ इनके अंदर साइन में डिफरेंस करके ही इन्हें अपन याद कर सकते हैं। तो यदि किसी वाष्प के द्रव में बदलने अथवा द्रव के वाष्प में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहेंगे, डेल्टा एच, हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो तो सेम होती है, सिर्फ इनका साइन ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यदि वाटर लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है तो डेल्टा एच भी होगा 43.93 किलो जूल। लेकिन यदि गैस वेपन में गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसके लिए डेल्टा वी होगा -43.93 किलो जूल। यानी यहाँ हीट रिलीज हो रही है जबकि यहाँ पे हीट ग्रहण की जा रही है। अब है गलन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ मेटल मेल्टिंग। तो गलन की एंथैल्पी यानी कोई भी ठोस है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे अपन कहेंगे उसका मेल्ट हो रहा है, तो उसे कहेंगे गलन की एंथैल्पी। और यदि कोई लिक्विड है वो वापस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसे अपन कहेंगे फ्रीजिंग की एंथैल्पी। तो किसी ठोस को द्रव में बदलने पर, द्रव को ठोस में बदलने पर जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसे ही अपन डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन, मेल्टिंग या फ्रीजिंग कहेंगे। इसका भी वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन चेंज होता है। यानी वाटर यदि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो वो प्लस डेल्टा एच का मान +6.02 किलो जूल होगा, और लिक्विड यदि सॉलिड में आ रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू -6.02 किलो जूल होगी। अगली जो एंथैल्पी आती है वो आती है एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, यानी संक्रमण की एंथैल्पी। यदि किसी भी पदार्थ के दो अपर रूप है और एक अपर रूप दूसरे अपर रूप में चेंज हो रहा है तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे अपन कहेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में परिवर्तन के दौरान हुआ ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, ट्रांजिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इसकी भी वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो सल्फर मोनोक्लिनिक से सल्फर रोम्बिक में चेंज हो रहा है तो डेल्टा एच का मान है -2.76 किलो जूल। और कार्बन ग्रेफाइट का यदि कार्बन डायमंड में चेंज हो रहा है तो ये जो डेल्टा एच ट्रांजिशन है वो है +4.50, सॉरी 450 कैलोरी। और इसकी किलो जूल में लिखेंगे तो लिखेंगे 1.86 किलो जूल। ये दो अपर रूप है सल्फर के, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, और यहाँ ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के अपर रूप है। अब है अपनी अगली हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी के अपन ने पहले भी देखी है, उसी से अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाती है, उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो सामान्यतः दो डिफरेंट टेम्परेचर है T1 और T2, तो इसके लिए आवश्यक ऊष्मा धारिता होती है, इसे अपन C बार से नोट करते हैं, इक्वल टू QP/T2 - T1। ये दो टेम्परेचर यानी T1 से T2 टेम्परेचर करने में जितनी हीट की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी, अपनी हीट कैपेसिटी। तो इसे अपन कहेंगे Q/dt। जो dt है वो अनंत सूक्ष्म होना चाहिए, यानी बहुत ही कम होना चाहिए। इसीलिए अपन ने यहाँ लिखा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो इसे लिख देंगे अपन C = dQ/dt, जो कि जहाँ जो d है ये बताता है कि इसके अंदर अंतर बहुत ही कम है। अब अपन जो अपनी ऊष्माधारिता है उसको स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर कैलकुलेट करेंगे। तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता जिसे अपन ने Cv से डिनोट किया, अपन इसको पहले भी डेल्टा एच और डेल्टा ई के रूप में पढ़ चुके हैं, यहाँ अपन वापस से देख रहे हैं। तो स्थिर आयतन पर तंत्र का जो ताप परिवर्तन है उससे उसके लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, Cv कहलाती है। और अपन ने Cv की जो डेफिनेशन देखी थी वो ये वाली देखी थी कि जो dt यानी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है QV, उसे अपन डेल्टा E के बराबर लिख सकते हैं। तो CV = ये आ जाएगा। तो अपन देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम से del E = Q - P डेल्टा V एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल रहे हैं अपन। तो कांस्टेंट वैल्यू पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
डेल्टा वी इक्वल टू 0, क्यू की जगह अपन क्यू वी रख देंगे। तो जो डेल ई है वो क्या आ जाएगा, क्यू वी, और ये बाकी का हो गया 0। अब यहाँ डेल ई इक्वल टू क्यू वी है, तो इसे अपन डी ई इक्वल टू डी क्यू वी कर देंगे। अब चूंकि अपन को पता है जो हीट कैपेसिटी है, ऊष्माधारिता है, वो क्या होती है, क्यू वी बटे डेल्टा टी। अपन यहाँ इस रूप से भी लिख सकते हैं कि जो सीवी होगा, सीवी, वो क्या होगा, क्यू वी बटे डी टी। तो इसी को अपन ने आगे क्या लिख दिया कि सीवी है वो डेल ई अपॉन डेल टी, क्यूवी को अपन ने डेल ई कहा है, तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अर्थात आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, सीवी। तो एक ये डेफिनेशन हो गई और एक ये डेफिनेशन हो गई। इसी तरह अब है स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता, जिसे अपन सीपी कहेंगे। तो चूंकि सीपी इक्वल टू क्या होता है, क्यूपी बटे डीटी, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा स्थिर दाब पर ही क्या कहलाती है, सीपी। अब यहाँ अपन क्यूपी का मान रखेंगे, तो चूंकि फर्स्ट लॉ से अपन को पता है डेल इक्वल टू क्यूपी माइनस पी डेल्टा वी, तो इसलिए अपन सीपी के अंदर इस यहाँ पे क्यूपी की वैल्यू रखेंगे। तो क्यूपी क्या आ जाएगा, डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। एक बार डेल्टा टी को इसके डिवाइड में रख दिया, एक बार इसके डिवाइड में। अब ये डेल ई प्लस पी डीवी, अपन ने अभी अभी एंथैल्पी की डेफिनेशन देखी थी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वहां पे अपन को पता है एच इक्वल टू क्या होता है, ई प्लस पी डेल्टा वी। अब ये डेल के रूप में है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू डेल्टा एच आ जाएगी। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, अर्थात सीपी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये अपने पास सीपी का आ गया। अर्थात एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता सीपी कहलाती है। अब जो सीपी और सीवी है, दोनों ही क्या है, मात्रात्मक गुण है, अर्थात विस्तीर्ण गुण है। परंतु प्रति मोल ऊष्माधारिता एक मात्रा स्वतंत्र गुण है। अपन ने जब मात्रात्मक और मात्रा स्वतंत्र यानी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखी थी, जब भी अपन ने देखा था कि यदि किसी भी गुण को प्रति मोल या इकाई सांद्रता के साथ लेंगे, तो वो मात्रात्मक गुण मात्रा स्वतंत्र में चेंज हो जाएगा। तो चूंकि जो अपने पास ऊष्माधारिता है वो तो क्या है, मात्रात्मक गुण है, और जो सीपी और सीवी है मात्रात्मक है। लेकिन यदि अपन ने इसको प्रति मोल ले लिया, तो ये क्या कहलाएगी, मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाएगा। सी सीपी सीवी तीनों ही क्या है, मात्रात्मक गुण है। सीबी मात्रात्मक गुण है, यानी नॉर्मल जो ऊष्माधारिता है वो भी, और जो अपने पास स्थिर दाब पर है वो भी मात्रात्मक है, और सीवी भी। अब यदि अपन ने प्रतिमोल ले लिया, तो ये मात्रा स्वतंत्र में चेंज हो जाएगा। तो जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या कहलाती है, प्रतिमोल ऊष्माधारिता। यानी प्रति मोल ऊष्माधारिता को अपन विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन ये आ जाएगी कि यदि एक मोल पदार्थ की ऊष्माधारिता ही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। चूंकि ऊष्माधारिता मात्रात्मक गुण है, लेकिन ऊष्मा जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या है, मात्रा स्वतंत्र गुण है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो ऊष्माधारिता है वो मात्रात्मक है, जबकि विशिष्ट ऊष्मा प्रति मोल ऊष्माधारिता मात्रा स्वतंत्र गुण है। ओके, थैंक यू।